हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की जो है भारत दृष्टि गाइस हम वो कर रहे हैं। और इसमें भी हम कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 16 है उसे कर रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। तो गाइस इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट 2 और ये वाला जो चैप्टर है वो हो जाएगा ख़त्म। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस। देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है ना गाइस, वो चल रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। बाकी हम फर्स्ट चैप्टर से जो है लगातार करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमें काफ़ी आगे तक जाना है। हालांकि बहुत पेजेस नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो अच्छी बात है, एंड कुछ कमेंट आप करते हैं तो दोस्तों अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट भी करिएगा। चलिए फिर क्या है, हम जल्दी जल्दी करके क्या है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 16 उसको हम करते हैं ख़त्म। छोटी सी वीडियो बनेगी और यहाँ पे जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तो गाइस हमने ये कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है, यानी कि राष्ट्रीय तपेदिक यानी कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित निरंतर जारी एक योजना है जो टीबी की रोकथाम भारत में 2025 तक टीबी को समाप्त करने और मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। ठीक है, तत्कालिक संशोधन राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है गाइस ये। ठीक है, इसके अलावा मामलों की शुरुआत में पता लगाने के उद्देश्य से बच्चों यानी कि 0 से 18 वर्ष तक की स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुष्ठ रोगों को जोड़ा गया है, और स्क्रीनिंग और कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी क्या शामिल किया गया है। तो इसके अलावा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों को जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया गया है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है गैर संचारी रोग। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो यहाँ लिखा है पंगु कर देने वाले रोग फ्लोरोसिस मुख्य रूप से पीने के पानी के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। तो BIS मानकों के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है, और उचित सीमा जो है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। तो पानी या भोजन में फ्लोराइड की जो है अधिकता से स्वास्थ्य संबंधी जो बड़ी बीमारियां जैसे कि आपका डेंटल फ्लोरोसिस, फिर है स्केलेटल फ्लोरोसिस, नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। लिखा है फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए 2008-9 में यानी कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान जो है फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 19 राज्यों के 157 जिलों में जो है इसे लागू किया जा रहा है। आगे इसमें लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब रोगियों को डायलिसिस सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। और यहाँ पे लिखा है कि इस कार्यक्रम को 499 जिलों में 878 केंद्रों पर 5432 हीमोडायलिसिस मशीन लगाकर कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू किया गया है। फिर लिखा है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो गाइस इसमें लिखा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित प्रावधान किए गए हैं। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के अधिकारों को रक्षा के लिए
स्वास्थ्य सेवाओं को एक समान रूप से उपलब्ध कराता है। ये सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की अधिकतम देखभाल हो सके और वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। फिर लिखा है कि जो HIV या एड्स, तो HIV और एड्स रोकथाम तथा नियंत्रण अधिनियम 2017 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप इस संक्रामक रोग को खत्म करना है। तो इसके तहत एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ रोजगार, शिक्षा संस्थानों, संपत्ति किराए पर देने, सार्वजनिक निजी कार्यालय में या स्वास्थ्य देखभाल या बीमा सेवाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में चिकित्सीय शिक्षा, अनुसंधान, क्लिनिक केयर में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता के विकास के बारे में है। फिर लिखा है चिकित्सा शिक्षा। तो गाइस यहाँ पे है कि जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2016 के जरिए एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया है कि पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा शिक्षण वर्ष 2016-17 से शुरू की गई है। तो गाइस नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर लिखा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो इसमें है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के जरिए सर्वोच्च सेवाएं उपलब्ध कराकर कुष्ठ रोगियों में कमी लाना और ताकि सभी राज्यों और जिलों में जन स्वास्थ्य की समस्या बनी इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों की संख्या कम कर प्रति वर्ष 1 लाख की जनसंख्या पर 1% कर दी जानी है और ये योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल की जा चुकी है। तो नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यह योजना अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकतर रोगों के लिए सरकारी और सूची में शामिल निजी अस्पतालों में नकदी रहित इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है और इससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती है। क्या था ये? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर आते हैं औषधि अधिनियम पे। तो लिखा चिकित्सा उपकरण नियम 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है और इसके तहत चिकित्सा उपकरणों का जोखिम आधारित वर्गीकरण, लाइसेंसिंग नियमन किया जाता है। 344 इरेशनल फिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर रोक लगा दी गई है। तो आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब तक इस सूची में 376 दवाएं हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो गाइस इसकी जो स्थापना है वो 1997 में हुई है और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर है राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग की बात करेंगे तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है यहाँ पे। तो गाइस जो ये है यानी कि ICMR की स्थापना वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान संकोच के रूप में की गई है और ये विश्व की सबसे पुरानी अनुसंधान इकाई है। तो इस परिषद ने अपने 100 वर्ष से अधिक के लंबे कार्यकाल में भारत और विश्व में बायोमेडिकल अनुसंधान के नियोजन, सूत्रीकरण, समन्वय, कार्यान्वयन और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है। फिर लिखा है ई-हेल्थ, एम-हेल्थ और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखा है ICMR ने मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मलेरिया के लिए एक मोबाइल आधारित रोग निगरानी प्रणाली जो है विकसित की है। फिर लिखिए राष्ट्रीय रोटा वायरस निगरानी नेटवर्क 2012 से 16। तो लिखा है व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटा वायरस टीके के असर और रोटा वायरस डायरिया की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए 4 प्रमुख रेफरल प्रयोगशालाओं, 7 ICMR की क्षेत्रीय प्रयोगशाला और 23 अस्पताल स्थलों
पर अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS मई 2020 बुलेटिन। चलिए आइए देखें क्या लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन, ठीक है, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया गया है, SRS बुलेटिन, ठीक है। फिर इसमें लिखा है बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2018 के संदर्भ में सर्वेक्षण में बड़े राज्य यानी कि बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत कर आंकड़े जारी किए गए हैं। यहाँ जो है बड़े राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है जिनकी जनसंख्या 2021 की जनगणना अनुसार क्या है 10 मिलियन से अधिक है। तो गाइस 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ लिखा है बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर, ठीक है, नागालैंड यानी कि 1000 में 4 रही है, जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें वो रही है मध्य प्रदेश यानी कि 10,000 बच्चों में 48 रही है, ठीक है। फिर लिखा है जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, तो इसमें लिखा है जन्म दर जनन क्षमता का एक अशोधित पैमाना है जो जनसंख्या वृद्धि की एक महत्वपूर्ण निर्धारण है, ठीक है, का मतलब वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है और विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। 4 दशक का मतलब हो गया गाइस 1 दशक यानी कि 10 वर्ष, ठीक है। तो ये वर्ष जो है 1971 के 36.9% प्रति हजार से गिरकर 2018 में हो गए 20 प्रति हजार पर आ गई है, ठीक है। अब लिखा है कि वर्ष 2018 में भारत के शहरी क्षेत्रों में जो जन्म दर है वो है 16.7, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी कितनी है 21.6 है। फिर लिखा है कि जो भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे है, बिहार में है जो कि है 26.2 में, और सबसे कम जो है आपकी केरल में है जो कि है 13.9 में है। जबकि सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर की अगर हम बात करें तो वो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कि है गाइस 11.2। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में सभी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष जन्म दर और न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शीर्ष जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बिहार जिसकी है 26.2, और फिर यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश आता है 25.6 के साथ, फिर आता है मध्य प्रदेश गाइस, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है दादर और नागर हवेली। अब यहाँ बात करेंगे न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे कम तो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, सेकंड नंबर पे आपका आएगा गोवा, थर्ड नंबर पे आएगा नागालैंड, देन त्रिपुरा आएगा, फिर चंडीगढ़ है, एंड देन पुडुचेरी 13.7 के साथ। अब गाइस यहाँ पे डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर की बात करते हैं तो मृत्यु दर जो है जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है, ठीक है, और इससे संबंधित डेटा जनसांख्यिकी अध्ययन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। तो ये मृतकों की संख्या को मापने का सबसे सरल उपाय है जो कि निश्चित अवधि और क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर मापी जाती है। तो लिखा है कि जो भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी अधिक गिरावट दर्ज की गई है। ये वर्ष 1971 के 14.9% प्रति 1000 से गिरकर जो है 2018 में कितनी हो गई है 6.2 प्रति 1000 हो गई, यानी कि 14.9 से ये घटकर कितनी हो गई है 6.2 हो गई है। अब लिखा है जो वर्ष 2018 में भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर जो है भिन्न भिन्न है। तो शहरी क्षेत्रों में कितनी है प्रति 1000 5.1 और ग्रामीण क्षेत्रों में है आपका 6.7 प्रति 1000। तो बड़े राज्यों और छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर जो है मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है गाइस, दिल्ली में 3.3 पर 1000 है, और सबसे अधिक कहाँ पे है आपकी छत्तीसगढ़ में है, वो है 1000 में 8, ठीक है। अब लिखा है सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हो गाइस सबसे ज़्यादा किस में है आपकी, देखिए छत्तीसगढ़ में है 8, उड़ीसा में है 7.3, पुडुचेरी हिमाचल प्रदेश केरल में
आपके 6.9 है, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में 6.7 है, आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश में है 6.6। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम मृत्यु दर वाले जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं 5, उनकी बात। तो सबसे कम है गाइज, यहाँ पे देखिए लिखा है दिल्ली 3.3 के साथ है, फिर नागालैंड है, आपका दादर नागर हवेली है, फिर चंडीगढ़ है, आपका मणिपुर, सिक्किम, दमन दीव, इन सब की है गाइज एक ही 4.5 है। अब हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर की। तो गाइज शिशु मृत्यु दर जो है किसी देश और क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य हेतु अशोधित संकेतक के रूप में जो है स्वीकार किया जाता है, और ये एक निश्चित समय अवधि में और किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित बच्चों में शिशु मृत्यु यानी कि शिशु यानी 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं शिशु के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR का वर्तमान स्तर 2018 में 1000 जीवित जन्म में जो है 32 शिशुओं की मृत्यु, यानी कि जिनका जन्म होते समय ही मृत्यु हो जाती है, तो 1000 में 32 है गाइस। और वर्ष 1971 के स्तर की तुलना में जो है घटकर ये हो गई है 1/4। तो 1971 की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या होता था, प्रति 1000 जीवित जन्म पर क्या होता था 129 यानी 129 शिशुओं की मृत्यु। ठीक है, आगे लिखा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो सबसे कम कहाँ पे है गाइस, नागालैंड में है, जो कि है 4, यानी कि 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें जो है 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बच्चे मतलब शिशुओं की जो 1 साल से कम के होते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं उसमें से 48 शिशुओं की मृत्यु होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मध्य प्रदेश और सबसे कम कहाँ नागालैंड में है। अब लिखा है सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में सभी भारतीय और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इसका है मध्य प्रदेश में, देन उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अधिक है जो कि है 43, असम और छत्तीसगढ़ में 41, ओडिशा में 40 है, और अरुणाचल प्रदेश राजस्थान में है 37। फिर लिखा है कि सबसे कम मृत्यु दर की अगर हम बात करें 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो नागालैंड है जिसमें 4 है, मिजोरम में 5 है, केरल सिक्किम गोवा में 7 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गाइस 9 है, और यहाँ लिखा है जो मणिपुर और पुडुचेरी है यहाँ पे है 11। चलिए दोस्तों, फिर हमारे ये तो होता है ख़त्म, आगे बढ़ते हैं हम। उसमें देखिए लिखा है आयुष मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आयुष मंत्रालय। तो यहाँ पे लिखा है आयुष मंत्रालय का गठन कब होता है, 2014 में हुआ है, और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का अधिकतर जो है विस्तार और प्रचार हो सके, और इससे पहले इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ष 1995 में बनाया गया था, और 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ठीक है यही है AYUSH आयुष कुछ ऐसे है, यानी कि आयुर्वेद, योग हो गया, प्राकृतिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, और यहाँ पे है सिद्ध, और फिर है होम्योपैथी, आयुष विभाग कर दिया गया गाइस। आगे है स्वास्थ्य, नेक्स्ट है गाइस स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति। तो आयुर्वेद की बात करते हैं यहाँ पे। तो लिखा है आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान, ठीक है। आयुर्वेद वेदों से निकला है जो जीवन, रोग, स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ लिखा है 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ वर्तमान में पूरी तरह से क्या है उपलब्ध है। तो गाइस कौन कौन से, चरक और सुश्रुत संहिता। फिर लिखा है योग की बात करते हैं तो योग अध्यात्म से जुड़ा है और ये स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच समरसता पैदा करता है। योग शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला यूजर अर्थात जोड़, और दूसरा है यूजा, मतलब इसका मतलब होता है समाधि, यानी मन की सर्वोच्च और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। फिर लिखा है संस्कृत के जाने माने व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि के अनुसार योग के ये 2
सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। तो विभिन्न अध्ययनों से साबित हुआ है कि जीवन शैली संबंधी और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने में योग जो है बहुत कारगर है। और इसकी विशेषता यह है कि इसे स्वास्थ्य देखभाल की अन्य पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है। गाइस, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है। इसमें औषधि नहीं दी जाती है और ये पूरी तरह से संस्थापित तत्व जो है ज्ञान पर आधारित है। फिर आपका आता है यूनानी। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ क्या ग्रीस में हुआ है, ठीक है, और बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद ये भारत पहुंची है। तो इसमें प्राकृतिक पदार्थों, ज़्यादातर जड़ी बूटियों, जानवरों, समुद्री उत्पादों, कच्ची धातुओं से बनी दवाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। तो इस पद्धति को क्या है शेख अबू अली सिन्हा यानी अभिसेना 980 ईसा पश्चात उन्हें चिकित्सा के श्रेष्ठ ग्रंथ अल क्यूनून में, रजी ने अल हवी में और अन्य यूनानी चिकित्सकों ने अन्य पुस्तकों में लिखा है। फिर यहाँ पे है सिद्ध। तो ये भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है और इसका द्रविड़ संस्कृति से गहरा संबंध है और इसका जो अर्थ है गाइस वो होता है उपलब्धियाँ। फिर आता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के समय यानी कि लगभग 400 ईसा पूर्व से चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वस्थ व्यक्तियों में उसी तरह रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में। तो जर्मनी के डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने इस तत्व की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांत को संहिताबद्ध किया है। इस लिखा है यहाँ पे सेवा रिग्पा। तो ये जो दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है और इसका इतिहास क्या है 2500 वर्ष से भी पुराना है। तो यह हिमालयी क्षेत्र विशेषकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित है। फिर लिखा है आयुष शिक्षा देने वाले आयुष संस्थान। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली और यह आयुर्वेद का शीर्ष संस्थान है। पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान शिलोंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वय करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। तो भारतीय औषधि के लिए क्या है भेषज प्रयोगशाला। तो गाजियाबाद स्थित यह प्रयोगशाला आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यालय है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। होम्योपैथी भेषज प्रयोगशाला। तो होम्योपैथी इसकी जो स्थापना है गाजियाबाद एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में की गई थी, ठीक है, अब गाजियाबाद में। तो और राष्ट्रीय औषधि और होम्योपैथिक भेज जो है आयोग। तो ये जो आयोग है गई सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1660 के तहत पंजीकृत एक क्या है स्वायत्त संगठन है। आइए यहाँ पे लिखा है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2021 को। फिर लिखा है ये मंच वर्तमान में उपयोग किया जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत क्या है संस्करण है। ये विश्व की सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच है और भारत इस प्रकार की उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश है और पहले की 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 प्रकार की बीमारियों पर नज़र रखी जाएगी गाइस, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे है जो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए करिए गाइस। कुछ आपको सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर भी करिए गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है #UPPCS फिर चौहान। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।